नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप राजौरिया। स्वागत है आपका द डिवाइन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे मनोविज्ञान की विधियों के बारे में। दोस्तों, ये मनोविज्ञान की सीरीज़ चल रही है। इस लेक्चर सीरीज़ का ये पार्ट 4 है। आपने अगर पहली सीरीज़ नहीं देखी तो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह से हम अपने कार्य को बरकरार रखें तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। दोस्तों, इसको सब्सक्राइब करिए, इससे हम मोटिवेट होंगे। लाइक शेयर करिए, कमेंट करिए, जिससे कि हम और भी वीडियोस बनाएंगे तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा मददगार साबित होने वाली हैं। दोस्तों, आप मनोविज्ञान की जितनी भी विधियां हैं उन सब को हम बड़े ही शॉर्ट में और डिटेल में पढ़ेंगे। इसके बाहर कुछ भी नहीं रहेगा, आपके सारे क्वेश्चन से सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना समय व्यर्थ किए स्टार्ट करते हैं। मनोविज्ञान की विधियाँ, इनको दो तरह से बांटा गया है। एक है आत्मनिष्ठ विधियाँ और दूसरी हैं वस्तुनिष्ठ विधियाँ। पहली विधि है दोस्तों आत्मनिरीक्षण विधि। आत्मनिरीक्षण विधि दोस्तों आपके नाम से पता चल रहा होगा। एक तो है आत्म मतलब होता है सेल्फ, और निरीक्षण मतलब होता है इंस्पेक्शन। तो जो इंसान खुद का निरीक्षण करे, जो जिस विधि में खुद का निरीक्षण हो, वो आत्मनिरीक्षण विधि है। इसमें क्या होता है, मस्तिष्क के द्वारा इंसान अपने स्वयं की क्रियाओं का ही अध्ययन करता है। इसको आत्मनिरीक्षण कहते हैं। अब इसके समर्थक की अगर हम बात करें तो इसके समर्थक हैं जॉन लॉक, डेकार्ट, फ्रांसिस गोल्डन। इन सबको इनका समर्थक माना जाता है। और इस विधि का उपयोग भाव, कल्पना, संवेग आदि संबंधित समस्याओं के संबंध में किया जाता है। दोस्तों, अगर इस विधि के हम गुणों की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है कि इससे अपने आप के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाती है और बहुत ही कम खर्चीली है। खुद से ही करना है तो किसी को पैसा वैसा भी नहीं देना है और आराम से हो जाएगी विधि। फिर यहाँ पर स्वयं की जानकारी प्राप्त हो ही जाती है और समय और स्थान की भी कोई समस्या नहीं रहती कि किसी अपॉइंटमेंट लेना है, क्या करना है, ऐसा कुछ नहीं है। कभी भी आपको अपनी सहूलियत के हिसाब से समय निकाल के खुद का निरीक्षण कर सकते हैं। आधुनिक विधियों में सहायक विधि के रूप में भी यह उपयोगी है। चलिए दोस्तों, अब इसके बारे हम दोषों के बारे में जान लेते हैं। तो इसके दोष की अगर हम बात करें तो यहाँ वैज्ञानिकता का अभाव है और जो अवलोकनकर्ता होता है वो खुद ही और विषय, यानी कि वो खुद ही अपने ऊपर ही एक तरीके से इस विधि का प्रयोग कर रहा है। तो वो खुद अवलोकनकर्ता भी है और विषय भी है। तो इस तरह से क्या है कि विश्वसनीयता का अभाव रहता है, यानी विश्वसनीयता कम हो जाती है। भी अपने बारे में कोई बायस हो सकता है, कोई पक्षपात कर सकता है इस तरह से। और यहाँ पर ये प्राथमिक स्तर के बच्चे, जो कि छोटे छोटे बच्चे हैं, वो इस विधि को स्वयं यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनका मस्तिष्क इतना परिपक्व नहीं होता है कि वो खुद के बारे में कुछ भी निरीक्षण कर सकें, सेल्फ इंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते वो। चलिए दोस्तों, इसी में जो आत्मनिष्ठ विधियों में दूसरी विधि है वो है कथा कथन विधि। यह विधि बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। इस विधि में क्या है कि पूर्व अनुभव और व्यवहार के आधार पर व्यक्ति एक लेखा तैयार करता है, यानी कि उसके जीवन में जो भी पहले घटित हुआ है और जो व्यवहार है उसका उसके हिसाब से लेखा तैयार करेगा। और मनोवैज्ञानिक जो होते हैं वो तैयार लेखा के आधार पर निष्कर्ष निकालते हैं। जो लेखा उसने इंसान ने तैयार किया उसी के आधार पर क्या है कि निष्कर्ष निकाल देना है। अब इस विधि के हम दोषों के बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पे इस विधि के दोष क्या है। इस विधि के दोष कहते हैं कि भाई एक व्यक्ति है वो अपने खुद के पूर्व अनुभव व्यवहार को ठीक से स्मरण नहीं कर पाता है। क्या होता है, काफ़ी पुरानी बातें हो जाती हैं तो हम भूल जाते हैं। अब अगर भूल गए तो मनगढ़ंत कुछ ना कुछ जोड़ देते हैं और ऐसे जोड़ देते हैं तो फिर जो परिणाम आते हैं वो विश्वसनीय नहीं हो पाते हैं। यह इसका एक दोष है दोस्तों। चलिए, तो यहाँ पर इस तरह से हमने दो बात करी, आत्मनिरीक्षण विधि और कथाकथन विधि। इस तरह से ये दो हैं आत्मनिष्ठ विधियों में। अब हम बात करते हैं वस्तुनिष्ठ विधियों के बारे में। दोस्तों, वस्तुनिष्ठ विधियों की संख्या थोड़ी ज़्यादा है। चलिए, इनको हम एक एक करके पढ़ते हैं। तो पहली है प्रयोगात्मक विधि। यहाँ पर इसके जो समर्थक हैं वो विलियम वुंट और टिचनर हैं। यहाँ क्या है कि पूर्व निर्धारित दशाओं के आधार पर मानव व्यवहार का अध्ययन ही प्रयोगात्मक विधि है। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि मानव व्यवहार है उसका अध्ययन करते हैं, तो एक तरीके से प्रैक्टिकली ये इस विधि को अपनाते हैं, तो ये प्रयोगात्मक विधि है। और जेम्स ट्रेवर के अनुसार प्रयोगात्मक विधि के बिना मनोविज्ञान अधूरा है। इन्होंने इतनी बड़ी बात कह दी। भाई जेम्स ट्रेवर ने कहा है कि भाई प्रयोगात्मक विधि बहुत ज़रूरी है और इसके बिना तो मनोविज्ञान अधूरा ही है। बात भी सही है, प्रैक्टिकल के ही बाद हम कुछ नतीजे पर पहुंच सकते हैं। प्रैक्टिकल ज़रूरी है। तो इस विधि के द्वारा मानव और पशुओं दोनों का व्यवहार का अध्ययन किया जाता है और यह सर्वोत्तम विधि मानते हैं इसको। इस विधि के कुछ दोष भी हैं, जैसे कि यहाँ यह क्या कहता है कि समय और स्थान की कमी रहती है और मानसिक दशा का ज्ञान नहीं हो पाता। इससे इंसान के व्यवहार से मानसिक दशा का ज्ञान थोड़ा असंभव है और यह खर्चीली भी बहुत है। अब दोस्तों, दूसरी विधि के बारे में बात करते हैं हम। ये है जीवन इतिहास विधि। जीवन इतिहास विधि, इसे व्यक्ति इतिहास विधि भी कहते हैं क्योंकि व्यक्ति के इतिहास की ही विधि है ये। और इसके प्रवर्तक हैं टायर्डमैन। इस विधि के टायर्डमैन प्रवर्तक हैं और इसमें व्यक्ति के विशिष्ट व्यवहार अर्थात असामान्य व्यवहार के कारणों की खोज करी जाती है। इसे निदानात्मक विधि भी कहते हैं। दोस्तों, आपने कई बार कुछ मूवीज़ में देखा होगा जहाँ पर क्या होता है कि कोई इंसान है किसी मानसिक रोग से पीड़ित है या फिर किसी में स्प्लिट पर्सनालिटी आपने खूब सुना होगा।
तो इस तरह की कुछ उसमें मानसिक कोई प्रॉब्लम होती है तो उसके हिस्ट्री में जाया जाता है, बाद देखा जाता है कि इसके बचपन में कोई इससे परेशानी तो नहीं हुई, कुछ कोई परेशानी तो नहीं थी, पीछे जाके देखो। तो ये उसी तरह की विधि है दोस्तों। यहाँ पे क्या होता है कि कोई असामान्य व्यवहार अगर कोई कर रहा है इंसान, तो उसको चेक करना होता है कि ये इसका कारण क्या है, ये कहाँ से स्टार्ट हुआ है ऐसा सामान्य व्यवहार। तो इस तरह से इस विधि का सर्वाधिक प्रयोग होता है चिकित्सा के क्षेत्र में। अगला देख लेते हैं दोस्तों, ये है उपचारात्मक विधि। तो नाम से समझ में आ रहा है, यहाँ पे क्या होता है, बालक के आचरण संबंधी जटिलताओं को दूर करने के लिए पिछले बालकों के सुधार हेतु उपयोगी है। तो यहाँ पे क्या होता है, उपचार होता है। भाई किसी को कोई प्रॉब्लम है, बच्चों को जटिलता है उनके व्यवहार में, तो उसको दूर करने के लिए उनको सुधार, पिछड़े बालकों के सुधार के लिए उपचार किया जाता है। तो उपचारात्मक विधि होगी। फिर है दोस्तों विकासात्मक विधि। तो ये जो विकासात्मक विधि है, इसमें भी क्या होता है कि इंसान की वृद्धि और विकास का अध्ययन किया जाता है। यहाँ में बेसिकली क्या होता है, विकास का अध्ययन किया जाता है। बालक जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक जितनी व्यवस्था है उन सब का अध्ययन किया जाता है इस विधि में, और इसको आनुवंशिक या उत्पत्ति मूलक विधि भी कहते हैं। फिफ्थ है दोस्तों मनोविश्लेषण विधि। तो मनोविश्लेषण विधि जो है, यहाँ पे क्या करते हैं कि मानसिक दशाओं का अध्ययन होता है, और इसमें सिगमंड फ्रायड जो हैं इसके समर्थक हैं सबसे पहले। तो मनोविश्लेषण के नाम अगर कहीं भी आ दोस्तों तो वहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है सिगमंड फ्रायड, और इसमें व्यक्ति के अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है। फिर है दोस्तों तुलनात्मक विधि। तुलनात्मक विधि में क्या कहते हैं कि इसमें व्यवहार की समानताओं और असमानताओं का अध्ययन किया जाता है, उनकी तुलना करी जाती है। फिर दोस्तों ये है सांख्यिकी विधि। सांख्यिकी विधि में क्या होता है कि कई सारे आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं, और फिर बालक की जो समस्या है उससे संबंधित आंकड़े तथ्य इकट्ठे करके उनका परिणाम निकाला जाता है। फिर है दोस्तों साक्षात्कार विधि। साक्षात्कार विधि, तो यहाँ पे एक तरीके से इंटरव्यू लिया जाता है। साक्षात्कार आप सभी लोग जानते होंगे, इससे परिचित होंगे। तो इसमें क्या होता है कि बालक की संवेदना और अभिव्यक्ति को जानने के लिए यह सर्वाधिक उपयुक्त विधि है। यहाँ पे 3 तरह से इंटरव्यू लिए जाते हैं। पहला है संरचित साक्षात्कार, इसमें प्रश्न पूर्व से निर्धारित होते हैं, यानी कि संरचित होता है साक्षात्कार, पहले से पता है कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर होता है असंरचित साक्षात्कार, इसमें प्रश्न पूछने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है, यानी कि कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। फिर तीसरा वाला है दोस्तों अर्ध संरचित। यहाँ पे क्या होता है कि इसमें प्रश्न पूछने का विषय निर्धारित होता है, विषय तो निर्धारित है लेकिन प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता होती है, यानी कि इस विषय से कुछ भी पूछ सकते हैं। इस तरह से दोस्तों यह है 3 तरह के हैं। फिर अगला जैसे विभेदात्मक विधि, यहाँ पे क्या होता है इंसान की व्यक्तिगत भिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। फिर मनोभौतिक, यानी कि मन और शरीर का अध्ययन किया जाता है इसमें। फिर दोस्तों ये 11वां है निरीक्षण या बहिर्दर्शन। दोस्तों ये बहिर्दर्शन है, मिसप्रिंट हो गया है, बहिर्दर्शन विधि। यहाँ पे क्या है कि व्यवहार का निरीक्षण करके मानसिक दशाओं को जानना ही बहिर्दर्शन विधि है। तो इसमें विधि के प्रतिपादक हैं जे.बी. वॉटसन, याद रखने योग्य बात है। और इस विधि में व्यवहार को देखकर अध्ययन किया जाता है। यहाँ पे इस अवलोकन विधि या प्रेक्षण विधि भी कहते हैं, इसको अवलोकन और प्रेक्षण विधि भी कहते हैं। और इस तरह से निरीक्षण विधि के 2 प्रकार हैं दोस्तों। कौन से हैं, तो ये पहला है सहभागी अवलोकन। यहाँ आप नाम से समझ रहे होंगे, सहभागी यानी कि इसमें कुछ सहायता करते हैं, तो अध्ययन करता है इसमें समूह का सदस्य बनकर, अवलोकन खुद भी करता है तो इसमें सहभाग उसका होता है। फिर असहभागी अवलोकन, यानी कि इसमें अध्ययनकर्ता व्यवहार का अध्ययन दूर बैठकर करता है, यानी उसका कोई सहभाग नहीं होता है उसमें। तो दोस्तों इस तरह से ये तो था एंड इस लेक्चर का। आई होप कि आपको बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा, और अधिक मोटिवेट करने के लिए आप हमारे इस चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें, और इसी तरह से अन्य भी पूरी सीरीज चलती रहेगी। और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन थैंक यू वेरी मच।